दोस्तों, चाहे फ्लाइट में रेगुलर ट्रैवल करते हो या कभी कभार ट्रैवल करते हो, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होगी ही, लेकिन कुछ बातें आपके लिए काफ़ी काम की भी हो सकती है। क्योंकि इसके बिना आप फ्लाइट में ट्रैवल करते समय या एयरपोर्ट में किसी भी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। और ये बातें आमतौर पर एयरपोर्ट में काम करने वाले स्टाफ्स को ही पता होती है और आम नागरिकों को ये बातें पता नहीं होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल विद आरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर आती है जो आमतौर पर काफ़ी सिक्योर माना जाता है। एयरपोर्ट जहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, आर्मी के जवान देखे जा सकते हैं। और एयरपोर्ट की जो सुरक्षा होती है काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी होती है और यहाँ पर हर पैसेंजर के ऊपर में नज़र रखा जाता है, हर पैसेंजर की सिक्योरिटी जांच की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि वहाँ पर हर पैसेंजर की एक्टिविटी या किसी भी डाउटफुल व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? आपको पता हो कि बॉडी लैंग्वेज नाम की भी कोई चीज़ होती है और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटी को, उसकी मानसिक हालत को हम पहचान सकते हैं। तो एयरपोर्ट में कुछ ऐसे ही प्रोफाइलर्स होते हैं। प्रोफाइलर्स का मतलब होता है एयरपोर्ट पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी सिस्टम कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग वहाँ पर ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज या बॉडी एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी, वो कितना एग्रेसिव है, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इन सारी एक्टिविटी पर नज़र रखने वाले कुछ लोग एयरपोर्ट पर तैनात रहते हैं, जिन्हें प्रोफाइलर्स कहा जाता है। और ये प्रोफाइलर्स का काम ही होता है कि वे आपकी एक्टिविटी पर कोई संदेह वाला कोई व्यक्ति है, कोई गलत काम अगर कोई करना चाह रहा है तो उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कितना एग्रेसिव है या नहीं है, ये सारी एक्टिविटी को देखने का काम होता है प्रोफाइलर्स का। अगर कोई गड़बड़ करने वाला होता है या फिर गड़बड़ करने वाला कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर घूम रहा होता है तो उसकी एक्टिविटी से वो पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है संदेह के दायरे में आ सकता है। और दूसरी बात यह कि एयरपोर्ट पे जगह जगह खुफिया कैमरे भी लगे होते हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में तो ऐसा भी होता है कि कैमरे से उनकी बॉडी टेम्परेचर या वे कितना एग्रेसिव हैं, उनके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कैसा है, तो वो सारा चीज़ भी खुफिया कैमरे की सहायता से पता चल सकता है। और कौन सा व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उनकी बॉडी में क्या, अंदर में किस तरह का एग्रेशन है, उसे भी वो पहचान लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है एयरपोर्ट पे जो काफ़ी खुफिया होती है। ये बातें सिर्फ एयरपोर्ट के स्टाफ को ही पता होती है और आमतौर पर एयरपोर्ट में जाने वाले पैसेंजर को ये सारी बातें पता नहीं होती है। तो अगर एयरपोर्ट पे किसी भी तरह का कोई संदेह वाला कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर होता है जो कुछ गलत काम अगर करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोफाइलर्स हैं खुफिया कैमरे की सहायता से उस व्यक्ति की पहचान एयरपोर्ट वाले कर सकते हैं और उसे पकड़ भी सकते हैं। दूसरी एक और बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये कि एयरपोर्ट पर जब लगेज को स्कैन में डाल देते हैं, उसके बाद उस लगेज को सील कर दिया जाता है और फिर उस पर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है जिस पर एक बारकोड होता है। उस बारकोड में आपका सोर्स, उस लगेज का सोर्स एयरपोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट क्या है और वो किस पैसेंजर की, ये सारी इंफॉर्मेशन उस बारकोड पे होती है। लेकिन दोस्तों, मान लिया कि आप इससे पहले किसी और फ्लाइट में थे और वहाँ पर आपके लगेज पर जो बारकोड दिया गया था उस बारकोड को आपने हटाया नहीं या उस स्टिकर को आपने हटाया नहीं, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। मान लिया कि आपने पुराने बारकोड को या पुराने स्टिकर को अगर नहीं हटाया है और आपने उस लगेज को दूसरे यानी कि अभी के वर्तमान एयरपोर्ट पर यूं ही छोड़ दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मान लिया कि मशीन ने पुराने स्टिकर को या पुराने बारकोड को ही स्कैन किया और वो जो आपका लगेज है ऐसी स्थिति में किसी गलत कंट्री में या गलत सिटी में भी पहुंच सकता है। क्योंकि एयरपोर्ट वालों को खुद नहीं पता होता है कि कौन सा लगेज किसका है, किस लगेज को कहां पर ले जाना है, क्योंकि उसमें जो बारकोड होती है उस बारकोड में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप पुराने बारकोड को अगर अपने लगेज से नहीं हटाते हैं तो वो जो है फाइनली किसी गलत सिटी या गलत कंट्री में भी पहुंच सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करें तो अपने लगेज से पुराने किसी भी स्टिकर को या किसी भी पुराने टैग को जरूर हटा दें। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी आया ही होगा कि जब भी हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो हमसे रिटर्न टिकट के बारे में क्यों पूछा जाता है। तो रिटर्न टिकट के बारे में पूछने का काम एक्चुअल में इमिग्रेशन का होता है। जिस नए देश में आप जाते हैं तो वहाँ की इमिग्रेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये उनका ये जॉब होता है कि वे आपसे रिटर्न टिकट के बारे में पूछें। क्योंकि नए देश में आप जब जाते हैं तो आप मोस्टली टूरिस्ट वीज़ा पे अगर जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट के बारे में इसलिए पूछा जाता है कहीं कोई बंदा वहाँ पर इलीगली रहने के लिए तो नहीं आएगा या फिर वहाँ पर जाकर कोई काम वगैरह या जॉब, टूरिस्ट वीज़ा पे बहुत लोग जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके कोई
वहाँ पर कोई काम न करने लगे या टूरिस्ट वीज़ा के नाम पे कुछ और वहाँ पर धंधा पानी स्टार्ट मत कर दे। तो ये वे देखते हैं कि ये बंदा जो है जेन्युइन है और उसके पास रिटर्न टिकट है, यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ घूमने के लिए आया है, ये यहाँ पर रहने वाला नहीं है और ये जो है घूमकर कुछ दिन बाद घर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर उसके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो उन्हें ये शक होता है कि ये बंदा जो है थोड़ा ठीक नहीं है, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकता है, कुछ टूरिस्ट वीज़ा के नाम पर कुछ और यहाँ पर काम शुरू कर सकता है। तो इसके कारण वे लोग रिटर्न टिकट मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने सोचा है कि इंडिया से जब आप डिपार्चर लेते हैं तो यहाँ पर भी एयरलाइन वाले या फिर इमिग्रेशन वाले जो है आपसे रिटर्न टिकट की डिमांड करते हैं। खासकर बोर्डिंग पास देते समय जो बोर्डिंग काउंटर पे जो व्यक्ति होता है वो आपसे रिटर्न टिकट के बारे में पूछता है कि आप वापस कब आ रहे हो। तो आप सोच सकते हैं कि ये काम तो एक्चुअल में इमिग्रेशन वालों का है या फिर नए देश में जहाँ आप जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे आपसे रिटर्न टिकट के बारे में पूछे। लेकिन भला इंडिया के एयरपोर्ट पर वे आपसे रिटर्न टिकट के बारे में क्यों पूछते हैं? क्या आप इसके बारे में आपने कभी सोचा है? तो इसका जवाब ये है कि मान लिया कि आप किसी नए देश में गए और वहाँ पर किसी कारण से आपको एंट्री नहीं मिली, तो वैसे केस में जो नए देश में जो भी एयरपोर्ट वाले होंगे वे आपको, यानी कि वहाँ के जो इमिग्रेशन होगा वो आपको वापस इंडिया भेज देगा, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डिपोर्ट करना, यानी कि वापस भेज देना। तो मान लिया कि आप किसी फ्लाइट से, इंडिया के किसी फ्लाइट से आप उस देश में गए और वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया गया, तो वैसी केस में अगर आपका पैसे नहीं है वापस जाने के, तो उस केस में उसी एयरलाइन वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वे आपको वापस इंडिया ले आएँ। यानी कि एयरलाइन वाले जो है उनके ऊपर में सारा भार आ जाता है कि जिस एयरलाइन से आप जाते हैं उसी एयरलाइन वालों को कह दिया जाता है कि भैया इसे एंट्री हम नहीं दे सकते, आप इसे वापस अपने देश में लेकर जाओ। तो मान लिया कि आपने रिटर्न टिकट के लिए पहले से पे नहीं किया है, तो एयरलाइन वालों को यह शक होता है कि मान लिया कि इसने तो पहले से ऑलरेडी पेमेंट किया नहीं है और रिटर्न टिकट इसके पास नहीं है, तो अगर इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा या इसके पास वीज़ा नहीं होगा, इसे अगर वापस भेज दिया जाता है तो इसे वापस आने की जिम्मेदारी जो है एयरलाइन की हो जाएगी और फ्री में उसे वापस आना पड़ेगा। तो ये चीज़ वह चेक करते हैं कि इसने पहले से पे किया है या नहीं किया है। अगर इसने पे कर दिया तो फिर कोई बात नहीं है, फ्री में उसे लाना नहीं पड़ेगा, और अगर इसके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो उसे फ्री में लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो जाएगी। इस कारण से वे लोग रिटर्न टिकट की डिमांड करते हैं। चौथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्डिंग पास के बारे में। आजकल बहुत लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो जोश में आकर फेसबुक पर या व्हाट्सएप के स्टेटस पर बोर्डिंग पास की फ़ोटो भी डाल देते हैं। तो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन इससे रिस्क क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लिया कि आपने बोर्डिंग पास की फ़ोटो आपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर डाल दी और उस टिकट में आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसमें लिखी हुई होती है, उसमें एक बारकोड भी होता है और उस पर फ्लाइट की PNR भी लिखी हुई होती है। ठीक है, तो मान लिया कि आपने, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी भी सिटी से सिटी के बीच में अगर राउंड फ्लाइट की टिकट अगर आप कराते हैं तो उस पर जाने के और आने के दोनों फ्लाइट के एक ही PNR भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो मान लिया कि आपने बोर्डिंग पास की जो फ़ोटो है वो फेसबुक पर डाली या व्हाट्सएप पर डाला और उस PNR में आप, वैसे तो बोर्डिंग पास पर आपके नाम भी होती है, नाम, PNR और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन बोर्डिंग पास पर होती है। तो कोई बंदा अगर इल माइंडेड है, यानी कि उसे आपसे किसी तरह की जलन है या दुश्मनी है, तो वो वेबसाइट पर लॉगिन करके आपकी पर्सनल डिटेल डालकर PNR और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालकर आपकी फ़्लाइट को मॉडिफाई कर सकता है या उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो मान लिया कि आप कहीं से कहीं पर गए और उसी PNR की आपकी रिटर्न टिकट भी है या रिटर्न फ्लाइट भी उसी PNR की है, तो अगर किसी दूसरे के हाथ में आपका बोर्डिंग पास की इंफॉर्मेशन आप दूसरे के हाथ में अगर लग जाती है तो वो बंदा जो है आपकी आने वाली फ़्लाइट को कैंसिल भी कर सकता है, कुछ मॉडिफाई कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो ये जो है आप बाद में किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो आपको पता चला कि आपने एक फ़्लाइट में ट्रैवल कर ली, जाने वाली फ़्लाइट में आपने ट्रैवल कर ली और जब आप वापस आने वाली फ़्लाइट में जब आप चेक इन करना चाह रहे तो वहाँ चेक इन हो ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि और फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल्ड। तो इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए मेरी सलाह ये है कि आप बोर्डिंग पास पे की फ़ोटो जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें। अगर आप डालना भी चाहते हैं तो बोर्डिंग पास में PNR इंफॉर्मेशन जो है कम से कम PNR को आप छुपा कर डालें ताकि कोई भी बोर्डिंग पास की इंफॉर्मेशन लेकर उसका कोई मिसयूज ना कर सके और आप किसी मुसीबत में ना पड़े। पांचवी बात भी बोर्डिंग पास से ही रिलेटेड है और वो ये कि बहुत बार बोर्डिंग पास एक डॉक्यूमेंट के रूप में हमें कुछ समय तक रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब तक फ्लाइट में से रिलेटेड जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब तक मान लीजिए फॉरेन ट्रैवल अगर खासकर आप कर रहे हैं तो जब तक आपकी जर्नी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है तब तक आप बोर्डिंग पास को संभाल कर रखें।
जब तक आपका पूरा ट्रिप खत्म नहीं हो जाता है। और अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर रहे हैं तो जब तक एयरपोर्ट से आप निकल नहीं जाते हैं, जब तक सारी फॉर्मेलिटी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आप बोर्डिंग पास को संभाल कर रखें। और ये बोर्डिंग पास जो काफ़ी जगह एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी काम आता है। मान लिया कि आपका लगेज कहीं खो गया या किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है तो एक जर्नी के प्रूफ के रूप में बोर्डिंग पास जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काफ़ी ज़रूरत इसकी फ्यूचर में पड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि मान लिया कि बहुत लोग एलटीसी क्लेम करते हैं। एलटीसी यानी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर जॉब में अगर काम करते हैं तो वहाँ पर एलटीसी की सुविधा होती है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम अगर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको बोर्डिंग पास की डिमांड की जाती है जर्नी का प्रूफ दिखाने के लिए। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और जगह भी आपको जर्नी का प्रूफ दिखाना पड़े तो बोर्डिंग पास को संभाल कर रखें। जब तक बोर्डिंग पास से रिलेटेड फ्यूचर में यानी कि जर्नी से रिलेटेड जितने भी कुछ डॉक्यूमेंट्री काम अगर आपके होते हैं, कुछ ऑफिशियल काम अगर होते हैं, जब तक वो सारे काम आप निपटा नहीं लेते हैं तब तक आप बोर्डिंग पास को संभाल कर रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। छठी एक इम्पोर्टेंट बात या इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ़्लाइट में या एरोप्लेन की जो टॉयलेट होती है, जो अंदर में जो फ्लाइट में टॉयलेट होती है, उस टॉयलेट के दरवाजे को बाहर से भी खोला जा सकता है। आमतौर पर नॉर्मल जो बाथरूम होता है उसमें बाहर से खोलने की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि अंदर में व्यक्ति प्राइवेट मोड में होता है तो बाहर से कोई खोल नहीं सकता है। लेकिन फ़्लाइट में ऐसा होता है कि फ़्लाइट के दरवाजे को बाहर से, फ़्लाइट के जो बाथरूम का जो दरवाज़ा होता है उसे बाहर से भी हम खोल सकते हैं, लेकिन उसे यूँ ही कोई खोल नहीं सकता है। उसकी ज़रूरत सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही पड़ती है, इसलिए ये सिर्फ क्रू मेंबर्स को ही पता होता है। तो मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि फ़्लाइट के जो टॉयलेट होता है उस पर जो जहाँ पर लेबोरेटरी का जो बोर्ड लिखा हुआ होता है, उस बोर्ड को अगर हम हटा दें तो उसके अंदर जो है खोलने की व्यवस्था वहाँ पर की हुई होती है, यानी कि खोलने का जो लॉक होता है उसके अंदर भी होता है एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी लॉक। तो अगर मान लिया कि फ्लाइट के बाथरूम में कोई व्यक्ति अगर फंस गया गलती से या फिर वो अंदर से दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्रू मेंबर वाले इमरजेंसी सिचुएशन में दरवाजे को बाहर से भी खोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए होता है। नॉर्मली उस इमरजेंसी लॉक को खोला नहीं जाता है, बल्कि नॉर्मली जब पैसेंजर नॉर्मल कंडीशन में उसका कोई यूज नहीं होता है। सातवीं एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कि फ्लाइट के बाथरूम के अंदर घुसकर आप किसी भी तेज स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्लाइट के अंदर में केमिकल या फिर फायर के बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। अगर आप किसी भी इस तरह का हार्ड स्मेल वाली कोई भी केमिकल या डिओड्रेंट परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो जो सेंसर्स लगे हुए थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वे कुछ डेंजर सिचुएशन वाली जो सायरन होती है या फिर अलार्म जो होता है उसे वे एक्टिवेट कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, फ्लाइट के बाथरूम में जाकर किसी भी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली डीओ या परफ्यूम का इस्तेमाल वहाँ पर ना करें। आठवीं एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ जो खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप पाउडर के रूप में किसी खाने पीने की चीज़ को लेकर जा रहे हैं या फिर कोई मेडिसिन लेकर जा रहे हैं या कोई बेबी फूड अगर लेकर जा रहे हैं जैसे कि हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान या फिर बेबी मिल्क या फिर किसी भी तरह का कोई मेडिसिन अगर लेकर जाना चाह रहे हैं और पाउडर फॉर्मेट में अगर वो है तो मेरी सलाह ये है कि आप उसे अपने ओरिजिनल पैकेट में ही लेकर जाएं और उसे खोलकर किसी दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करके ना ले जाएं, क्योंकि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो मटेरियल है वो किस चीज़ का है, क्या पर्पस है, ये कौन सा कोई ड्रग्स तो नहीं है, कोई केमिकल तो नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, कोई स्मगलिंग का माल तो नहीं है। तो इन सारी समस्या से बचने के लिए आप पाउडर वाले किसी भी पाउडर के रूप में किसी भी कोई भी मटेरियल को आप उसके ओरिजिनल पैकेज में ही लेकर जाएं। इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कि फ़्लाइट के अंदर आप पावर बैंक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पावर बैंक एक ऐसा एक डिवाइस है जिसमें आग लगने की संभावना होती है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी होता है, बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होती है और पावर बैंक अगर गर्म होता है तो उसमें एक्सप्लोजन का या आग लगने का खतरा बना रहता है। तो फ्लाइट के अंदर में आप पावर बैंक का इस्तेमाल ना करें, ये एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है और तुरंत एयरलाइन के जो क्रू वाले हैं, जो फ्लाइट के क्रू मेंबर है, वे आपको तुरंत ही अगर आप पावर बैंक का इस्तेमाल करते तो देखते ही आपको मना कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिक्योरिटी चेक के दौरान नॉर्मली आपसे जूते खोलने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर मान लिया कि आप काफ़ी बड़े बड़े मोटे सोल वाले या ऊंचे सोल वाले या हाई हिल वाले अगर जूते पहनकर अगर आप जाते हैं तो उस केस में आपसे जूते खोलने के लिए कहा जा सकता है। तो अब इस बात को ध्यान रखिए, जब आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर पतले सोल वाले या कम
लो हिल वाले नॉर्मल जूते ही पहन के जाएं। और बहुत बड़े बड़े मोटे या ऊंचे जूते अगर आप पहन के जाते हैं, काफ़ी बल्कि जूते अगर आप पहन के जाते हैं, तो वैसे केस में आपसे जूते खोल कर भी दिखाने के लिए कहा जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करें तो नॉर्मल शू पहन कर जाएँ, हाई हिल वाले या बहुत ही मोटे सोल वाले लेकर पहन कर ना जाएं। खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है, वहाँ पर जो है जूते खोल कर भी वे देख सकते हैं या फिर आपके ऊपर वे शक कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप नॉर्मल शू पहन कर जाएँ, पतले सोल वाले शू पहन कर जाएँ। नॉर्मल स्पोर्ट्स शू आप पहन सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऊंचे हिल वाले या मोटे सोल वाले जूते पहन कर ना जाएँ। सबसे आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लाइट में जब भी आप ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट के अंदर जब आप अपनी सीट ले लेते हैं, तो वहाँ पर आप चेक करें कि वहाँ पर जो भी लाइफ जैकेट या मैगजीन या हेडफोन भी किसी किसी फ्लाइट में दिया जाता है, तो वे सारे के सारे सामान जो आपके सीट में है या नहीं है। तो अगर आपके पास में खासकर लाइफ जैकेट अगर आपके सीट में नहीं है, तो आप तुरंत एयर होस्टेस को या क्रू मेंबर को तुरंत आप इन्फॉर्म करें कि मेरे सीट में लाइफ जैकेट मिसिंग है और ये पहले से ही मिसिंग है। तो ये जानकारी आपको इसलिए देनी है क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर ऐसे होते हैं जो अपने साथ लाइफ जैकेट को भी चोरी करके ले जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है मैगजीन को या हेडफोन को भी लेकर चले जाते हैं। तो अगर आप तुरंत उन्हें इन्फॉर्म अगर नहीं करते हैं, तो फाइनली आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आ सकता है कि आपने ही उसे चोरी कर लिया है। तो इस बात को आप जरूर चेक करें। जब आप सीट वहाँ पर लेते हैं तो उस सीट में लाइफ जैकेट और जो भी सेफ्टी डिवाइस अगर कुछ है, या फिर दूसरे के सीट में अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो दूसरे पैसेंजर्स के सीट में है और आपके सीट में नहीं है, खासकर लाइफ जैकेट, मैगजीन या फिर हेडफोन अगर आपके सीट में नहीं है, तो तुरंत आप एयर होस्टेस को इन्फॉर्म करें कि उसकी चोरी के इल्ज़ाम जो आपके ऊपर में ना आए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और एयरपोर्ट के बारे में ये सारी बातें जो मैं आपको बताई आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है फ्यूचर ट्रैवल के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।